अपने अंगों से छेड़छाड़ करने की उन्हें वकील उनका सलाह दे रहा है। तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर्ड ऑडियो जो है वो शेयर किया गया है कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या की ओर से। कोर्ट में उनके चाचा ने एक्सेप्ट किया है कि ये उन्हीं की आवाज है, ये वही है जो अपने भतीजी को बता रहे हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में खरोंचे बना लो। लेकिन एफआईआर में जब कुलदीप सेंगर जी का नाम नहीं आता है तो फिर इस तरह के आरोप लगते हैं कि रसूख का इस्तेमाल करके एफआईआर में नाम शामिल करने से खुद को बचा लिया गया। 4 जून 2017, उस दिन आप कहां पर थी? जी, मैं तो अपनी दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। ओके। और लेकिन मेरी माताश्री बिल्कुल मेरे पापा के साथ थी। उनका परिवार भी राजनीति में है, प्रधानी की वजह से कुछ लड़ाई हुई, क्या ये इनके दोनों चाचा परिवारों के हिस्ट्री बीच टीचर कुछ हैं। सियासी अदावत थी पुरानी? बिल्कुल, ये एक वजह है इसकी। कि इतने व्यापक मात्रा में पोस्टर उन्नाव में कैसे चस्पा किए गए बलात्कारी विधायक के? एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा है, तो आप मेरे पिता को सजा सुनाएं। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और किसी भी तथ्य पर कोई राय कायम करने से पहले उन दोनों पहलुओं पर गौर करना, उनका आकलन करना जरूरी है। इसी तथ्य को आधार मानकर एफएम न्यूज ने बीते रोज उन्नाव रेप केस की पीड़िता को लाइव जोड़कर बातचीत की थी, लेकिन हमें निराशा हुई कि करीब 38 मिनट का जो इंटरव्यू था उसमें रेप पीड़िता और उनकी मां साथ जुड़ी थी। उन्होंने किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्या मजबूरी रही होगी उनकी ऐसे सवालों के जवाब ना देने के लिए, इस पर तो हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस केस से जुड़ा जो असली सच है वो सामने लाने के लिए हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव है और आज हमने ऐसे सवालों के जवाब तलाशने के लिए अपने साथ लाइव जोड़ा है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं ऐश्वर्या सिंह सेंगर। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत स्वागत आपका ऐश्वर्या जी। जी जी, सबसे पहले तो पूरा देश उस पीड़िता के जो जद्दोजहद वो कर रही हैं उसका पूरा स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है। और एक सम्मान आपका भी बनता है क्योंकि आपने भी व्यवस्था के खिलाफ, आप भी देश की बेटी हैं और आपने व्यवस्था के खिलाफ सामने आकर आवाज अपनी बुलंद की, इसलिए एक सम्मान आपका भी बनता है। थैंक यू भैया, आपने ये एटलीस्ट एक्नॉलेज किया कि मैं भी इसी देश की बेटी हूँ। शायद मेरे मीडिया में ना बोलने की वजह से किसी को सत्य नहीं पता है, किसी को सत्य नहीं पता है। और हमें, मेरे परिवार को, मुझको शायद इन्होंने वो बेटी का दर्जा भी छीनने की कोशिश की। जिस तरह की बातें कुछ लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिख रहे हैं, वो सब देख के मुझे बहुत दुख होता है। और आपने आज जब कहा कि मैं भी इसी देश की बेटी हूँ और मेरी भी बात सुनी जानी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप सामने आती है मीडिया के, एक सवाल ये उठने लगा कि इतनी देरी क्यों? 8 साल का इंतजार, 8 साल बाद आपको कैसे महसूस हुई अब ये जरूरत कि अब मुझे मीडिया के आगे अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ही मैं अपने देश के जुडिशियल प्रोसेस पे विश्वास रखती हूँ। और जब हमारा सारे सबूतों को मीडिया ट्रायल के चलते नजरअंदाज करके तभी भी हमें सजा की गई थी, तो भी हमने उस चीज का सम्मान किया था। और हमारे तथ्य इतने मजबूत हैं, हमने उन्हीं को आगे रख के हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी है। लेकिन अभी मैंने देखा जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, अगर ये चाहती तो ये सीधा रास्ता अपना सकती थी और डायरेक्ट, इनके पास बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, अपनी अपील फाइल कर सकती थी। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, प्रेशर बनाने का। इसी तरह ये हर वक्त संस्थाओं पे, एजेंसियों पे प्रेशर बनाती रही हैं। ठीक। और इन्होंने इस बात का फायदा उठाया है कि दूसरे पक्ष की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता था कि सच को शोर मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमें ये जरूरत महसूस हुई है, तो हम आपके सामने हैं। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि आप बेबाकी के साथ अपनी जो सच है वो सामने लाएंगी और बेबाकी के साथ अपनी बात रखेंगी। अगर आपने कल जो हमने इंटरव्यू किया था पीड़िता का,
वो अगर आपने देखा हो तो 38 मिनट का वो इंटरव्यू था। वो शुरू से आखिर तक एक बात पर अड़ी रही, किसी भी सवाल का उन्होंने स्पष्ट जवाब देती वो नहीं दिखी। तमाम सवाल थे कि उन्नाव की पब्लिक उनके समर्थन में क्यों नहीं है जब वो दावा कर रही है कि पूरा देश साथ है। उन्नाव की पब्लिक लगातार उनके खिलाफ क्यों लिख रही है, ये सवाल है। एफआईआर में उन्होंने अपने चाचा और अपनी मां के खिलाफ क्यों की, ये सवाल है। तारीखें बार बार क्यों बदली जा रही हैं, इस पर भी सवाल पूछा गया। बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के जिनका उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं पहले तो एफएम न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग शायद इस देश के पहले न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने उनसे भी सवाल पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी तक तो जो बातें वो कह रही थी वो बिना तथ्य के कुछ भी इल्ज़ाम जो हम पे लगा रही थी, सब उसको सच मान ले रहे थे। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से उनके सामने कुछ सवाल रखे। और आपने जो कि महसूस भी किया होगा कि जब भी उनके सामने कोई सवाल रखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास उन किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये एक बनाई हुई कहानी है। उनको लगता है कि क्योंकि सामने से इनको कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई सच बताने वाला नहीं है कि ये कागज में क्या मौजूद है, कोई बताने वाला नहीं है, तो ये इसका फायदा उठाते हुए ये लोग चले जाएंगे। ठीक है, वो आपको लगातार बहन करके संबोधित कर रही हैं। लगातार वो कह रही हैं कि कल जब इंटरव्यू चल रहा था वो भी कह रही थी कि बहन को साथ में जोड़ोगे तभी मैं किसी सवाल का जवाब दूंगी। क्या आपने उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करने की कोशिश की? जी नहीं, हमने कभी उनसे व्यक्तिगत तौर पे कोई भी संपर्क करने की नहीं कोशिश की है, और ना ही मैं कोई ये ज़रूरत समझती हूँ कि हमें उनको व्यक्तिगत तौर पे हमें उनसे कोई बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, जिस तरह के इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पिता पे लगवाए हैं, उसके बाद हर न्यूज़ चैनल पे बैठ के उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक किए हैं। मेरी शादी कहाँ हुई है, मेरे इन-लॉज़ कहाँ के हैं, मैं कहाँ की हूँ, इन्होंने हर तरह की बातें सारे चैनलों पे की है। उसके बाद आके मेरे बारे में बुरा-भला बोलने के बाद आपने कोर्ट में मुझको गालियाँ दी हैं। ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एक बार मुझे बहन बोल देंगी और मैं ये मान लूँगी कि आप मुझे बहन मानती हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इन्होंने हर कदम पे दिखाया है कि ये किस तरह एक बेटी होके भी एक बेटी का सम्मान नहीं करती हैं। मैंने आज तक उन पे किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ें नहीं पता हैं, लेकिन मैंने ना कभी व्यक्तिगत टिप्पणी की है, ना ही मैं आगे भी कभी इनके खिलाफ करूँगी। लेकिन ये जिस तरह से मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कर रही हैं, वो बहुत ही गलत है। ठीक है, कुछ तथ्यों पर भी बात करना जरूरी है। आपका एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है कि मैं 8 साल से सबूत लेकर घूम रही हूं, लेकिन वो सबूत को नजरअंदाज किया जा रहा है मीडिया की ओर से। क्या वो सबूत है? जी देखिए, मेरे जो मुकदमे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे पास ट्रायल कोर्ट के समय से हैं। उस वक्त भी मीडिया ट्रायल के चलते हमको सजा हो गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो सबसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। हर चीज झूठ बोल सकती है, डेटा साइंटिफिक एविडेंस झूठ नहीं बोलता। जो घटने का समय ये फाइनली भी बता रही है, वैसे तो इन्होंने घटना का समय भी 3 बार बदला है। पहले बोला है 2 बजे, फिर बोला है शाम के 6 बजे, फिर आखिरी में बोला है 8 से 8:30 बजे। लेकिन जो ये फाइनली भी घटना का समय बता रही हैं, उसमें भी मेरे पिता की सीडीआर लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की है। तो आदमी झूठ बोल सकता है, साइंटिफिक डेटा झूठ नहीं बोलता, साइंटिफिक एविडेंस झूठ नहीं बोलती। और ये डेटा सीबीआई ने ही जांच के दौरान इस केस में हमको प्रोवाइड किया है, सीबीआई ने कोर्ट द्वारा हमको दिया है। और आप जब इस तरह के आरोप लगाती हैं कि उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, उनकी मां पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आप लोग भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, प्रेशर आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। इस अपने आरोप को आप जस्टिफाई कैसे करेंगी? जी देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, पहली बात तो, और जो कि सच है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। मेरे पिता 4 बार के विधायक रहे हैं। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे पिता 4 बार के विधायक रहे हैं। लेकिन आज पिछले 8 साल से एक झूठे इल्जाम में वो जेल में बंद हैं। लेकिन ये लोग जानबूझ के अपना पॉलिटिकल अफिलिएशन छुपाते हैं। ये लोगों ने किसी को नहीं बताया कि 2022 में उन्नाव सदर से इनकी मां चुनाव लड़ चुकी हैं, और इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन आज की नहीं, सन 2000 की है, जब ये प्रधानी के चुनाव के वक्त इनके चाचा, मेरे चाचा पे गोली चला के फरार हो गए थे। 16 साल तक वो गायब रहे। 2016 में प्रधानी के चुनाव के वक्त वो फिर लौट के आए,
फिर उन्होंने प्रधानी के चुनाव लड़ने की कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं जो इनकी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं थी, ये उनको क्यों नहीं उजागर कर रही हैं, कि क्यों नहीं बता रहे हैं कि पिछले 8 साल में जब भी उन्नाव जिले में कोई भी चुनाव हुआ है, तो इन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इन्होंने उस पर वीडियोस बनाए हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि इनको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो आप पॉलिटिकल लोग हैं, हम मान रहे हैं, मैं मान रही हूँ, लेकिन आप क्यों मानने से हिचकिचा रही हैं कि आप भी पॉलिटिकल हैं? ठीक है। जो एसआईटी को जो रिपोर्ट है मेरे पास, एसआईटी को बताया था जो नाबालिग ने, पीड़िता ने, अब नाबालिग हैं कि नहीं है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर इस पे, आप इसके पहले कि अपना सवाल पूछे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपनी जो जन्म तिथि बताई है वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे बताई थी। कोर्ट में ऑब्जर्वेशन है कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी था। उसके बाद इनकी अन्य 3-4 जगह अलग अलग दी हुई जन्म तिथियां सामने आई, जिसके बाद सीबीआई ने इनका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया। 3 जगह की ऑसिफिकेशन रिपोर्ट है, उन्नाव मेडिकल कॉलेज की, आरएमएल लखनऊ की, और एम्स का एक बोर्ड, एक कमिटी बैठी जिसने कहा कि ये उस समय पे, जिस समय की ये घटना अलेज कर रही हैं, ये 18 साल से ऊपर थी। जी। इनकी और मेरी उम्र में ये मुझसे 2-3 साल बड़ी ही होंगी, लेकिन ये जिस तरह से, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कल मैं देख रही थी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ कि ये 15 साल 10 महीने की थी उस वक्त, जिस वक्त की ये घटना है, और ये स्वयं एक मीडिया चैनल में कल बैठ के बोल रही थी कि मैं 17 साल की थी उस वक्त। और इन्होंने बोला अलग हाँ, अलग 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 बयान, बिल्कुल सब अलग जगह अलग बयान है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, डेटा, साइंटिफिक एविडेंस आप कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, और सबसे ज्यादा इस तथ्य पर भी बात करनी जरूरी है, एक ऑडियो आपने शेयर किया था अपने एक्स हैंडल पर, उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर्ड ऑडियो है जिसमें वो अपने अंगों से छेड़छाड़ करने की उन्हें वकील उनका सलाह दे रहा है। तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर्ड ऑडियो जो है वो शेयर किया गया है कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या की ओर से। बहुत ही ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये डॉक्टर्ड ऑडियो कहीं से भी नहीं है। ये ऑडियो कोर्ट में एक्सेप्ट किया है इनके चाचा ने। मैं एविडेंस वो भी शेयर कर दूंगी आपसे जी। और पूरी जनता से, कि इनके कोर्ट में उनके चाचा ने एक्सेप्ट किया है कि ये उन्हीं की आवाज है, ये वही है जो अपने भतीजी को बता रहे हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में खरोंचे बना लो। तो कहना कि ये डॉक्टर्ड ऑडियो, ये और भी प्रूफ करता है कि जो चीजें सच है, आपको भी जो पता है, जो बातें हुई हैं, आप उनको भी किस तरह से सरासर बिना हिचकिचाए झुटला रही हैं। आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगा हुआ है, आपको पता है ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, तो भी आप उसको एक नेशनल मीडिया में बैठ के झुटला के डॉक्टर बता के गई, जबकि आपके चाचा ने माना है कि ये उनकी आवाज है। हाँ बिल्कुल। और ये सारे, हाँ, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि वो उसकी पुष्टि हो चुकी है उस ऑडियो की। ठीक है, उसकी ऑडियो की पुष्टि हो चुकी है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगा हुआ है कि ऑडियो करेक्ट है। एक सवाल, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सवाल मेरा रह गया था। एसआईटी को जो बताया था पीड़ित ने कि जो 4 जून 2017 को जो बलात्कार की उन्होंने तारीख बताई, जो कि अलग अलग बदलाव भी हो रहे हैं बयानों में, लेकिन उसके बाद शुभम जो आरोपी था और सेंगर के जो अन्य वफादार हैं, 11 जून और 20 जून के बीच नाबालिग से जो सामूहिक बलात्कार करने की एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन एफआईआर में जब कुलदीप सेंगर जी का नाम नहीं आता है तो फिर इस तरह के आरोप लगते हैं कि रसूख का इस्तेमाल करके एफआईआर में नाम शामिल करने से खुद को बचा लिया गया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन 3 लोगों का नाम आपने इन्होंने इस मुकदमे में लिखाया भी है, उनका हमारे से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही किसी जांच में कोई लेना देना पाया गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि हमारा रसूख होता या ये हमसे जुड़े हुए लोग होते, तो हम भी उस मुकदमे का हिस्सा होते, 120B में हम भी उस मुकदमे का पार्ट होते। तो ये फैक्चुअली और लीगली इनकरेक्ट बात है। दूसरी बात, इन्होंने अपना ना ही पुलिस के सामने बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस वक्त बयान दिया है। आपको पुलिस के सामने, मैं एक बार फिर मान सकती हूँ अगर आप बोलती हैं तो, कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने तो कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आपने 4 जून की कोई घटना का कोई जिक्र क्यों नहीं किया है उस दिन? 4 जून की घटना की कोई बात क्यों नहीं की? आप 20 और 21 जून को अपना बयान देने गई हैं। आप मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं उस वक्त, आपके इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड लगे हुए हैं, आपने वहां से निकल के मजिस्ट्रेट को बयान देके मीडिया में इंटरव्यू दिया है। आपने क्यों नहीं तब कहा कि 4 जून की कोई घटना हुई है? ये सोच समझ के 2.5-3 महीने बाद आपने क्यों पहली बार चिट्ठी लिखी? अगर ऐसा था तो आप मीडिया में बोलती, आप मजिस्ट्रेट के सामने बोलती, आप 4 जून की कोई बात तो करती।
आप कुछ तो अंदेशा देती, कुछ हमें उस कंप्लेंट से अंदेशा दिखना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है। किस तरह का दबाव था? कौन से आपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, किस तरह का दबाव था? आप बताइए ना, किसने दबाव बनाया था? अगर मजिस्ट्रेट के सामने इनके ऊपर दबाव था, ये कह रही है, तो वो कौन मजिस्ट्रेट है? मजिस्ट्रेट ने इनके ऊपर दबाव बनाया था? कौन पुलिस है? किस पुलिस ने दबाव बनाया था? कहाँ है इस चीज की जांच? कहाँ है इस चीज की पुष्टि? जिस दिन ये जो तारीख तय हुई है उनकी ओर से कि इस दिन मेरे साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, 4 जून 2017, उस दिन आप कहां पर थी? जी, मैं तो अपनी दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। ओके। और लेकिन मेरी माताश्री बिल्कुल मेरे पापा के साथ थी। जी। माय मदर वॉज प्रेजेंट विथ माय फादर। उसकी पिक्चर्स भी हैं। वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे और उनका ओके। फेसबुक पेज मुझे लगता है अभी भी एक्टिव होगा। और मैं लोगों हाँ से आग्रह करूंगी, आप जाइए 2017 4 जून का उनका फेसबुक पेज देखिए जी। कि वो क्या ये कार्यक्रम में ये उस वक्त की पिक्चर्स पड़ी हैं। ये सवाल मैंने इसलिए ही पूछा क्योंकि कुलदीप सेंगर जी ने अदालत में ये बात कही थी कि मैं उस जी वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। जी। उनका और सीडीआर लोकेशन हम्म निकाला गया सीबीआई हम्म द्वारा, उनके दोनों फोनों का। और हम्म दोनों फोन सिंक में है। दोनों फोन 17 किलोमीटर हम्म दूर, ये जो घटना बता रही है, वहां हम्म से है। हम्म दोपहर 2 बजे का वक्त इन्होंने हम्म इसीलिए बदला है कि वो सार्वजनिक एक हाँ कार्यक्रम में मौजूद थे। हम्म उसकी पिक्चर्स हैं जो कि फेसबुक पे मौजूद है। हम 2017 में आज जाके फोटो नहीं डाल सकते हैं फेसबुक में। तो मैं हम्म आग्रह करूंगी लोगों से कि जो आपके चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें देख रहे हैं, कि वो ये हम्म सब की भी पुष्टि करें और खुद फिर सोचे कि जिस मुकदमे में इतने सबूत हैं और हम्म महज एक पक्ष की कह देने से हम्म आपने दूसरे पक्ष को 8 साल में जेल में रखा हुआ है। हम्म ठीक है। और जो पीड़िता के परिवार पर जो हमले हुए हैं, कार दुर्घटना जो हुई है, इसमें आपका जो दावा है आपके पिता की संलिप्तता नहीं है, इसको लेकर आपके पास क्या सबूत हैं? कैसे पेश करेंगे आप? कैसे स्पष्ट करेंगे कि आपके पिता की संलिप्तता उन दुर्घटनाओं में नहीं है? मैं बिल्कुल आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि हम्म एक्सीडेंट के केस में मेरे पिता हम्म को दिल्ली की कोर्ट ने ही मेरे पिता को डिस्चार्ज किया है। सीबीआई, आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी, हम्म सीएसएफएल की फॉरेंसिक कमेटी ने जांच की है हम्म और उन्होंने पाया कि ये महज एक हम्म एक्सीडेंट था। हम्म तो जब देश की उच्च सारी जांचें हम्म एजेंसियां इस मुद्दे में जांच कर चुकी हैं, कोर्ट ने हम्म पाया कोई साक्ष्य नहीं है, हम्म कुछ नहीं है जो इस घटना से हमें लिंक कर सके, हम्म हम बाइज्जत उनमें उसमें डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो कितना करेक्ट है इनका। इन्होंने कभी उस डिस्चार्ज ऑर्डर को क्यों नहीं चैलेंज किया अगर इनको नहीं लगता है ऐसा कुछ है तो? हम्म और क्या ये सियासी अदावत है? क्योंकि उनके चाचा के ऊपर भी मुकदमे हैं, उनका परिवार भी राजनीति में है, प्रधानी की वजह से कुछ लड़ाई हुई, ऐसी भी लोग अलग अलग लोग वक्तव्य पेश कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, क्या ये इनके दोनों चाचा हिस्ट्री परिवारों के शीटर बीच हैं। कुछ सियासी अदावत थी पुरानी? बिल्कुल, ये एक वजह है इसकी। इनके पिता के ओके। इनके चाचा के ऊपर 17 से अधिक मुकदमे हम्म रहे हैं। हम्म सन 2000 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे हम्म चाचा के ऊपर ही जान का हमला करके वहां से फरार हो गए थे। हम्म हमेशा से इनका प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन था। कुछ लोग इनका साथ भी वहां पे देते आए, ये कुछ लोगों का साथ भी देते हम्म आए। ये गुट एक संगठन है जो कि हम्म प्रधानी के चुनाव के चलते हमसे रंजिश रखता था, क्योंकि हम्म मेरे घर के लोग वहां पे प्रधान होते थे। हम्म और जो रंजिश किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसको ये आकार देंगे। और हम्म बहुत ही शर्म की बात है, मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन हम सभी एक गांव के लोग हैं और ये कुछ हम्म और नहीं, ये एक राजनीतिक रंजिश है जो इस तरह से निकल के आती है। और अभी कुछ रोज पहले समूचे उन्नाव में बलात्कारी विधायक के पोस्टर भी लगाए गए और इत्तेफाकन उस वक्त पीड़िता उन्नाव में मौजूद नहीं थी। ये पोस्टर किन लोगों की ओर से लगवाए गए? क्या कोई बाहरी एजेंसी कुछ फंडिंग कर रही है उन्नाव के बाहर की, या कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग कर रही है? यह भी सवाल खड़ा होगा कि इतने व्यापक मात्रा में पोस्टर उन्नाव में कैसे चस्पा किए गए बलात्कारी विधायक के। देखिए, ये तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, हम्म मीडिया के लोगों से आग्रह हम्म करूंगी कि जाके इन्वेस्टिगेट करें कि हम्म किस तरह के लोग, किस तरह के संगठन, किस तरह की हम्म राजनीतिक पार्टियां इनके पीछे लगी हुई हैं जो हम्म कि इस तरह की फंडिंग कर रही हैं। हम्म बाकी उन्नाव में एक गुट है, एक समूह है जो कि अभी भी एक्टिव है, जो कि आपराधिक लोग हैं, हम्म जो कि इस काम में इनका साथ देते हैं। हम्म उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। हम्म और इस पूरे प्रकरण की मैं तो कहती हम्म हूँ मीडिया वालों से कि आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये फंडिंग हो कहाँ से रही है।
इस तरह के पोस्टर्स छप कहाँ से रहे हैं? और और ये सब देखिए जांच करके आपको लोगों के बीच में लेके आना चाहिए। देखिए बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा। जब हमारी वहां पर टीम मौजूद थी तो उसको भी काफ़ी रोक कर ये कोशिश की गई और वकीलों की ओर से अभद्रता भी की गई। मेरी टीम जब वहां पर मौजूद थी पीड़िता के इंटरव्यू के लिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के शक जाहिर होते हैं और तमाम सवालों का जवाब भी उनकी ओर से नहीं दिया गया। तो शक तो कहीं ना मैं कहीं जाहिर होता है जब इस तरह के सवालों का जवाब नहीं मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगी कि आप इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, हम्म। पूरी, और शुरू से अंत से लेके इसमें सबूत देखें। अगर हम्म। हमारी कहीं भी इसमें कोई भी गलतियां हम्म। निकले, आप हेडलाइंस में चलाएं, आप हम्म। हमको उसकी सजा दें, हम्म। लेकिन सबूतों के आधार पे। हम्म। किसी ने कुछ कह दिया और महज किसी के कहने से 8 साल से हम ये झेल रहे हैं, हम्म। 8 साल से हम अकेले लड़ रहे हैं इस हम्म। मुकदमे को। ठीक है ऐश्वर्या जी, ये बताइए कि जो सीबीआई जांच हुई है उसमें पीड़िता के बयानों में बदलाव का बार बार जिक्र हो रहा है। क्या आप ये स्पष्ट कर पाएंगी कि इन बदलाव की तारीखें अलग अलग क्या थी, जैसे कि जून 2017 की, अप्रैल 2018 की, और क्या ये फोरेंसिक या मेडिकल डेटा है इन बदलावों को सपोर्ट करता है? देखिए, मैं पहले बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं कि मेरे पिता के केस में कोई भी मेडिकल एविडेंस मेरे पिता के खिलाफ नहीं है। किसी भी हम्म। तरह की मेडिकल जांच में ये पुष्टि नहीं हम्म। हुई है कि ऐसा कोई हुआ है। हम्म। रही बात इनके समय बार बार बदलने की, इन्होंने हम्म। सिर्फ ना ही वो 3 समय बदले हैं, बट हम्म। अपनी जो वर्जन्स हैं हम्म। इस घटना के, वो भी बार बार ये बदलती रही हैं। हम्म। कहीं ये बोलती हैं कि वो हर सैटरडे संडे बुलाते थे, फिर ये कोर्ट में जाके बोलती है मैंने उनको 4 जून से पहले नहीं देखा था, 4 जून के बाद नहीं देखा था। कहीं इनका कुछ बयान है, कहीं कुछ हम्म। बयान है। पहले जब बयान देने जाती हैं तो 4 जून की घटना ही नहीं बताती हैं। और एक भी तो इनके विटनेस भी सामने नहीं आया अभी तक, कोई भी विटनेस नहीं है। इतनी कोई बड़ी अगर वारदात होती है। मैं मैं आपको आपके माध्यम से एक ये चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि मेरे पिता के ऊपर क्या इल्जाम लगा है। कि 4 हम्म। जून को शशि सिंह हम्म। पीड़िता को नौकरी का झांसा लेके मेरे हम्म। पिता के पास आती हैं, हम्म। जहां पे उनके साथ ऐसा ऐसा होता है। हम्म। हम्म। शशि सिंह को ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया है। हम्म। अगर जो मेरे पिता के पास आप कह रहे हैं झांसा देकर लेके आया वो एक्विट हो गया है, हम्म। तो ये कन्विक्शन लीगली भी कहा, फैक्चुअली भी कहा, कॉमन सेंस कहाँ हम्म। स्टैंड करता है? ये हमारे जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि मेरी और शशि सिंह की पूरे दिन में 4 तारीख को, 4 तारीख से पहले, 4 तारीख के बाद आज तक कभी बात ही नहीं हुई। हम्म। देर आर नो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कि हम्म। हमारी कभी किसी तरह की कम्युनिकेशन हुई है। तो जिस महिला से मेरी कभी किसी तरह की कम्युनिकेशन हुई नहीं, मैं कैसे उसके साथ बैठ के प्लान बना सकता हूँ? ये सब बहुत अहम सवाल है जो आपको भी सोचने चाहिए, मुझे लगता है लोगों को भी हम्म। सोचने चाहिए। और शायद अभी कल तक लोगों के कल बीच हमने नहीं थे। ये भी सवाल उठाया, बार बार पूछने की कोशिश की कि क्या नार्को टेस्ट के समर्थन में हैं आप? तो वो नार्को टेस्ट पर भी इस सवाल से भागती नजर आई। उन्होंने नहीं कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, और अलग अलग मैं, मीडिया हाउस पूछना चाहते हैं उससे, लेकिन वो समर्थन नहीं कर रही नार्को टेस्ट से, भागती नजर आ रही है। मैं जी, मेरे पिता ने शुरुआत में भी आग्रह किया था हम्म। कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए, मेरे पिता हम्म। का भी कराया जाए, इनका भी कराया जाए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन हम्म। इन्होंने मना कर दिया। मेरे पिता तैयार थे। हम्म। अब मैं आपसे बस यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हम्म। लोकल लोगों को सारी सच्चाई पता है। आप उन्नाव जाएं, उन्नाव के लोगों के बीच में जाएं हम्म। और पता करें कि उस वक्त हुआ क्या था। हम्म। वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि इस घटना का आधार क्या है, किन लोगों ने ये घटना कराई है, और इस घटना की सच्चाई क्या है। दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, मेट्रोस में बैठ के लोग नहीं बता सकते कि प्रधानी की राजनीतिक रंजिश क्या होती है, क्योंकि वो समझते नहीं है उस चीज को। लेकिन आप लोकल लोगों के बीच में जाइए और समझिए। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना ठीक है, चाहूंगी। अंतिम में ऐश्वर्या जी आपसे यह सवाल मैं करूंगा कि क्या आप मानती हैं कि आपके पिता कुलदीप सिंह सेंगर पूरी तरह से बेकसूर हैं, और अगर जांच में वो दोषी साबित होते हैं पूरी तरीके से, तो फिर आपका मत क्या होगा? दो सवाल है। मैंने डे 1 पे भी यही कहा था और मैं आज भी यही कहती हूँ कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा है, तो आप मेरे पिता को सजा सुनाएं। हम्म। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो वो अपने जीवन के 8 साल ये मुकदमे लड़ते हुए निकाल चुके हैं। 8 साल से हम ये झेल रहे हैं। हम्म। हमें पूरा जुडिशरी पे विश्वास है। हम उसी विश्वास के साथ आगे भी ये केस लड़ेंगे, और जिस तरह के तथ्य हमारे पास है इस मुकदमे में,
हमें पूरी उम्मीद है कि अंत में जीत हमारी होगी और मेरे पिता निर्दोष हैं। और ये सिर्फ एक बेटी होने के कारण नहीं, एक महिला होने के कारण जो कि अवेयर है, जो कि इस केस के तथ्य जानती है, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी अपना वक्त निकालने के लिए, अपनी बेबाक राय रखने के लिए। और एफएम न्यूज़ लगातार ये मत पेश कर रहा है कि 100 कसूरवार बच जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कुलदीप सिंह सेंगर कसूरवार हैं तो सख्त कार्रवाई के हकदार भी हैं, लेकिन इस पूरी जांच में जो दूसरा पहलू है उस पर बात करने की भी जरूरत है और उस पर ही बात एफएम न्यूज़ लगातार कर रहा है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।